मौसम बदल रहा है, आप भी देख रहे होंगे, फील भी कर रहे होंगे, तो मौसम अच्छा बदल रहा है, लेकिन साथ साथ बीमारियां, सांस में तकलीफ, बिल्कुल जुकाम और डॉक्टर्स का जो है ना वो बिजनेस चमक गया इस वक्त, मतलब सीजन से पहले ही सीजन आ गया। बिल्कुल, और अस्पतालों में ओपीडीज में रश बढ़ गया। बदलते मौसम की वजह से ये जो बीमारियां हैं, मौसमी बीमारियां वो बढ़ती जा रही हैं, और ओपीडीज में सबने बताया आपको अस्पतालों में रश बढ़ गया है। बुखार, खांसी, नज़ला, जुकाम, ये कॉमन ज़ाहिर है बदलते मौसम की ये बीमारियां हैं। डॉक्टर सईद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग, वेलकम करते हैं शो पर आपको। मुझे बताइएगा सर, क्या इस वक्त डेटा क्या बता रहा है? अस्पतालों में तादाद बढ़ रही है मरीजों की, और इस बदलते मौसम में ये होता है, थोड़ा सा इस पर बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। जिस तरह आपने बताया कि तब्दीली मौसम की वजह से बीमारियां सामने आती हैं, स्पेशली जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं, जिसमें वायरल इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा कॉमन है, जिसमें इन्फ्लुएंजा और राइनो वायरस पर्टिकुलरली इस वक्त की तादाद बढ़ रही है। जगह पे धूल, मिट्टी और इस तरह के जो एनवायरनमेंट है, इससे मजीद ये मसला एग्रीवेट हो जाता है, और अगर लोग एहतियात नहीं करेंगे तो ये बीमारी एक बंदे से दूसरे, और ये चेन कंटिन्यू चला जाता है। तो स्पेशली बच्चों में इस वक्त सर्दियों की जो बीमारियां हैं, निमोनिया पर्टिकुलरली, वो तादाद में भी बढ़ रहा है और इसकी शिद्दत में भी इजाफा हो रहा है। तो हमें चाहिए कि स्पेशली बच्चों को जो स्कूल जाते हैं या मौलूद बच्चे जो घर पे हैं, उनके सफाई सुथराई का और माहौल का साफ रहें और इन बीमारियों से हम बच सकें। सही, तो ज़्यादा क्या शिकायतें लेके जो हैं पेरेंट्स आ रहे हैं बच्चों को लेके कि किस किस्म को उनको बुखार है या वही ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हैं, ज़्यादा शिकायतें क्या हैं? एक इन्फेक्शियस बीमारियां हैं जिसमें जिस तरह मैंने बताया वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, और वायरल में अभी इन्फ्लुएंजा के केसेस आने शुरू हुए हैं, और ये जिस तरह सर्दियाँ बढ़ेंगी तो ये इसकी तादाद में इजाफा होता चला जाएगा। राइनो वायरस एक बीमारी, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, वो बड़ी तादाद में सामने आ रहे हैं, और निमोनिया के केसेस भी आने शुरू हुए हैं। जो बच्चों में खुसूसन बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, निमोनिया के केसेस वो सामने आ रहे हैं। जो नज़ला, जुकाम, खांसी और सीने की बीमारी जो है वो शिद्दत से आ रही है। फिर इस तरह जो एलर्जिक रिएक्शन है, और जिससे धूल, मिट्टी और इस तरह के आलूदा माहौल से जो बीमारियां होती हैं, जिन लोगों का इस्तेमा है, उसमें भी शिद्दत में इजाफा हो रहा है। और स्टमेटिक जो बच्चे हैं पर्टिकुलरली, उनके लिए अभी इस वक्त माहौल काफ़ी मतलब संजीदा होता जा रहा है और बीमारियां बढ़ रही हैं। और मलेरिया और डेंगू का भी खतरा है, क्योंकि केपीके की रिपोर्ट हम देख रहे थे कल, बहुत ज़्यादा तादाद बढ़ गई है डेंगू के मरीजों की खैबर पख्तूनख्वा में। बिल्कुल आई थिंक फ्लड्स के बाद ना, जी बिल्कुल ऐसे ही पानी अभी भी खड़ा है यकीनन वो, और ये ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया, क्योंकि पहले ये बीमारियां शुरू में जल्दी आती थी और जल्दी खत्म होती है, लेकिन अब तक ये दिसंबर तक जाने का खदशा है। जो डेंगू की केसेस अभी भी पीक पे चल रही हैं, तो ये नवंबर दिसंबर जो है आगे जाके ये बीमारियां जो है ये ख़त्म होने का नाम लेंगी। अब तक ये बीमारियां काफ़ी उसकी तादाद भी ज़्यादा है, और शिद्दत में भी, बीमारी की शिद्दत है उसमें भी काफ़ी शिद्दत आ गई है। अच्छा प्रोफेसर साहब, कोई कोविड के केसेस भी आ रहे हैं? कोई नया वेरिएंट या कोई पुराना वेरिएंट जो अभी तक चल रहा है, हो कोई कोविड पॉजिटिव आते हैं केसेस? अच्छी खबर ये है कि इस वक्त कोविड के केसेस इस वक्त सामने नहीं आ रहे हैं, और जो कि बहुत अच्छी एक अलामत है, क्योंकि डॉग यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज और पब्लिक हेल्थ लैब इसकी मॉनिटरिंग कर रही है मुसलसल। तो हम पूरे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जितने भी हैं उनकी सबकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी हमें कोविड सामने नहीं आया, तो ये एक अच्छी अलामत है जी। अच्छा, कोविड यहाँ पे इस वक्त एग्जिस्ट नहीं कर रहा, या बड़ी तादाद कम से कम नहीं है। बिल्कुल। मुझे डॉक्टर साहब ये बताएं, वायरल फीवर जो होता है, और मतलब मुख्तलिफ किस्म का, तो वो और बात है कि सीरियस हो जाता है, लेकिन अक्सर ये लोग करते हैं एंटीबायोटिक ले लेते हैं फौरन, यानी नॉर्मल प्रैक्टिस है ये जी, कि पहले दिन आपको फीवर हुआ आपने वहीं से शुरू, ये क्या ये सही है प्रैक्टिस, या आपको 2-3 दिन वेट करना चाहिए, इम्यून सिस्टम को आपको एक्टिव रखना चाहिए, क्या कहते हैं आप? जो ज्यादातर बीमारियां इस वक्त रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, वो वायरल इन्फेक्शन है। तो वायरल इन्फेक्शन में तो कतई तौर पे एंटीबायोटिक का कोई काम ही नहीं है, ना उसके फायदा होगा, उल्टा उसका नुकसान होगा।
एक तो ड्रग रेजिस्टेंस बढ़ेगी, दूसरा वो पेशेंट को भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन खुद सही होने वाली यूजुअली बीमारी है, लेकिन वो टाइम लेता है, तकरीबन हफ्ता उसमें लगता है। इसमें बेहतर ये प्रिकॉशन ली जाए, यानी अगर खुद बंदा बीमार है तो दूसरे से हाथ न मिलाए, करीब न जाए, ताकि दूसरे चेन ब्रेक हो जाए, और खुद वो ये कि फ्लूइड इंटेक ज्यादा कर लें, मुख्तलिफ किस्म के जूसेस और सूप वगैरह का इस्तेमाल ज्यादा करें। जितना लिक्विड इस्तेमाल ज्यादा होगा, इम्यून सिस्टम इतना बूस्ट होगा, तो उससे बेहतर ये स्ट्रेटेजी बेहतर है बजाय कि एंटीबायोटिक ली जाए या फिर बेहतर है कि डॉक्टर के पास जाए, जिस तरह वो मशवरा करे उस पर अमल किया जाए। एंटीबायोटिक खुद से लेना या अद्वियात खुद से लेना कतई तौर पे ये मुनासिब नहीं है। एक तो उसको फायदा ही नहीं होगा, दूसरा ये जो हमारे माशरे में पाकिस्तान में पर्टिकुलरली जो एंटीबायोटिक आम लोगों के पास हर वक्त जेब में मौजूद होती है और वो फौरन लेना शुरू कर देते हैं, तो इससे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि हमारे पास एंटीबायोटिक की ड्रग रेजिस्टेंस जिसको कहते हैं AMR, एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस, वो बड़ी तादाद में बढ़ रही है और हमारे पास एंटीबायोटिक कारआमद नहीं रही है। रोजाना नए नए ऐसे जरासीम आते हैं जिन पर पहले से जो मौजूद एंटीबायोटिक है वो मौसर नहीं है, तो ये बहुत खतरे की अलामत है। हमें एंटीबायोटिक के इस्तेमाल को महदूद करना चाहिए तो ये और डॉक्टर के जुकाम, मशवरे से करना चाहिए। नज़ला, खांसी, ये मसाइल होंगे। अच्छा प्रोफेसर साहब, मैं एक आपसे ना मैं कुछ जो आजमूदा नुस्खे हैं उनका मैं आपको नाम लूंगी, आपने सिर्फ नंबर देने हैं कि वो कितना इफेक्टिव है आउट ऑफ 10, ठीक है ना? आपको मैं नाम लूंगी, आपने सिर्फ उसकी एक्सप्लेन नहीं करना, आउट ऑफ 10 बताएं कितना इफेक्टिव है। नंबर 1 फ्लू शॉट्स, 10 में से कितने नंबर देंगे? ये नंबर तो यकीनन डिपेंड करता है, लेकिन 7-8 इन्वायरमेंट के हिसाब से 70 तक ये प्रोटेक्शन देता है। 100% तो नहीं देता, लेकिन जहाँ पे अगर फ्लू के केसेस है तो आपको 7-8। अच्छा, और ये जो घर में हम कहवे ये जो शांदा बनाते हैं या बाजार का जो शांदा होता है वो कितना इफेक्टिव है? जी डॉक्टर साहब। तो ये इम्यून सिस्टम बूस्ट के लिए, और जो ट्रैक है उसको सूदिंग, रेस्पिरेटरी ट्रैक को, सांस की नाली को ये सूदिंग करता है, सॉफ्ट करता है, तो ये बेहतर है कि ओवररेटेड नहीं है, इफेक्टिव है। आप होता है इम्यून सिस्टम इससे 7-8 तो देंगे ना, इफेक्टिव है। effective। और आपको बताएं कोई आपको ऐसे टोटका या कोई चीज क्या इफेक्टिव है, बताओ भाई। 2-3 टोटके ही हैं जो हम अच्छा फिर हम हनी का इस्तेमाल करते हैं सर्दियां जब मौसम चेंज हो रहा था, खास तौर पे। हनी के बारे में क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? शहद का इस्तेमाल होता है या फिर लेमन के बारे में बड़ी गलत लोगों के बारे में लोग कहते हैं कि लेमन यार के बारे में गलत बातें करते हैं। हाँ, फ्लू है तुम्हें लेमन क्यों यूज कर रहे हो, तो खट्टा है। हाँ, खट्टा नहीं खाना। हालांकि विटामिन सी होती है, फिर दूसरी ये भी बहस है। तो ये नेचुरल प्रोडक्ट यकीनी तौर पे कारआमद होती है। शहद जो है वो काफ़ी इफेक्टिव है। लेमन और विटामिन सी का इस्तेमाल इम्यून सिस्टम बूस्ट के लिए बिल्कुल इसका मतलब ये इस्तेमाल बेहतर है। जी, बेहतर यही है कि मुस्तनद डॉक्टर से या कोई इस फील्ड का जो एक्सपर्ट है उसके तमाम दवाएं डॉक्टर के मशवरे से लें और बच्चों की पहुंच से दूर रखें। ये तो हम बचपन से सुनते आए हैं।